नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। उत्तर प्रदेश की जंग अपने घृणित रूप में पहुंच चुकी है। घृणित रूप क्यों कहें? एक दूसरे को निपटाने के लिए अब जो सियासी मर्यादा या सियासी आचरण है वो भी दूषित हो गया है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेकर के आपके सामने आएंगे, लेकिन सबसे पहले इस चर्चा में मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में भाऊ को जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम, तब कुछ इंफॉर्मेशन शुरू कर। भाऊ, थोड़ा सा वक्त मैं लूंगा, इसीलिए सीधे आज इंफॉर्मेशन पे आ रहे हैं। कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद भाऊ से आप सुनिएगा कि उस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, मायने क्या है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, योगी की कुर्सी हिल रही है। आपको हमने अभी बताया था कि एक खबर है कि उत्तर प्रदेश के करीब करीब 100 विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए। योगी शाम में दिल्ली हाजिरी लगाने वाले हैं, लेकिन इस सब के बीच में असली संकट कौन बना? वो कौन सा कंधा है जिस कंधे पर रख करके बंदूक योगी की तरफ फायर किया जा रहा है? वो कंधा है केशव मौर्य का। अगर ये कंधा कमजोर पड़ जाए, इसी को निपटा दिया जाए, तो फिर सबसे आसान रास्ता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इसी रास्ते पर चल पड़े हैं योगी आदित्यनाथ। एक नाम है उदय भान करवरिया। ये उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात माफिया में से एक। पूरा परिवार, 2 पीढ़ियां, पूरे परिवार में नामों की लंबी फेहरिस्त। थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। परिचय इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आप जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में माफिया पाताल में छिपा है या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया है। 1981 का वक्त था, बीपी सिंह मुख्यमंत्री थे और चौधरी नौनिहाल सिंह गृह मंत्री थे। गृह मंत्री प्रयागराज जाते हैं, इलाहाबाद। वहां के एसएसपी होते हैं हरिदास राव। हरिदास राव के पास एक शख्स को लेकर के पहुंचते हैं और कहते हैं, इनसे मिलिए, ये सबसे करामाती शख्स है। जिसको मिलवाने ले गए थे उनका नाम था भुक्कल महाराज। भुक्कल महाराज का पूरा नाम है वशिष्ठ नारायण उर्फ भुक्कल महाराज। ये हरिशंकर तिवारी जिस दौर में माफिया बने, उस दौर में पूरे प्रदेश में 2 ही माफिया के सेंटर थे। एक गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी का गैंग और एक था प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में भुक्कल महाराज का गैंग। हरिदास राव ने कहा भी था कि आज मैं धन्य हो गया, तंज करते हुए, आज मैं धन्य हो गया कि सबसे बड़े माफिया से आपने दर्शन करवा दिया हमें, गृह मंत्री से। बाद में बीपी सिंह को पता चला तो उन्होंने हटा दिया, गृह मंत्रालय छीन करके शिक्षा मंत्रालय दे दिया चौधरी नौनिहाल सिंह को। ये परिचय है भुक्कल महाराज का। भुक्कल महाराज और मौला महाराज ये दोनों भाई थे। इन दोनों की दहशत जबरदस्त थी। और अगला परिचय बताऊं, भुक्कल महाराज ने ही अतीक अहमद को पैदा किया था। अतीक अहमद भुक्कल महाराज का चेला था। भुक्कल महाराज 3 बार इलाहाबाद उत्तर और दक्षिण से निर्दलीय चुनाव लड़े, हर बार हार गए। आखिरी बार अतीक अहमद ही जो उनका चेला था वही चुनाव मैदान में उतरा और भुक्कल महाराज को हरा दिया। जब गुरु और चेला आमने सामने आए तो अतीक नया नया चेला उभरा था, उसने भुक्कल महाराज को निपटा दिया, मार दिया। अतीक अहमद के साथ क्या हुआ, कैसे निपटा गया? अब भुक्कल महाराज वाले परिवार की गौरव गाथा सुनिए। इसी परिवार में इनके भुक्कल महाराज के पिता के बारे में सुनिए। जगत नारायण नाम था। सिराथू से, जहां से केशव मौर्य हार गए, पिछली बार विधायक बने थे, सिराथू से हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ 1967 में चुनाव लड़ा था जगत नारायण ने, भुक्कल महाराज के पिता ने। अब ये तीसरी पीढ़ी जो है, ये तीसरी पीढ़ी में 3 भाई हैं, उदय भान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया और सूरज भान करवरिया। ये उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उम्र कैद की सजा। और सजा किस मामले में हुई? 1996 में, अगस्त का महीना था। जवाहर यादव उर्फ पंडित नाम का एक विधायक था समाजवादी पार्टी का, सिविल लाइंस में बीच चौराहे पर ओवरटेक करके गाड़ी और AK-47 से भून दिया गया था। पहली बार AK-47 की तड़तड़ाहट इलाहाबाद यानी प्रयागराज ने सुनी थी। हिल गया था प्रयागराज।
लेकिन भाजपा की सरकारों में बचाने की कोशिश होती रही और 3 पीढ़ियों का सपना मतलब पिछली 2 पीढ़ियों का सपना उदयभान करवरिया ने 2002 में पूरा किया, जब भाजपा के टिकट पर 12 से इलाहाबाद की 12 विधानसभा सीट से विधायक बन करके आया, उदयभान करवरिया। बड़ी मुश्किल से सपा की सरकार आई तो थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ी, जवाहर यादव की पत्नी बिजमा यादव ने फिर से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, आखिरकार उम्र कैद की सजा हुई। अब उम्र कैद की सजा जिस उदयभान करवरिया को हुई थी, वो उदयभान करवरिया जेल से बाहर आ चुका है। डीएम ने, एसएसपी ने, सब ने एक रिपोर्ट दी कि और दया याचिका भी थी। रिपोर्ट में लिखा गया कि जेल में उनका आचरण सर्वोच्च स्तर का है, सर्वोच्च स्तर का, जैसे गैलेंट्री अवार्ड दिया जा रहा हो, सर्वोच्च स्तर का आचरण। बाहर आ गए हैं करवरिया साहब। अब करवरिया साहब की भूमिका पर द प्रिंट ने भी एक रिपोर्ट छापी थी, उसकी कुछ लाइनें मैंने पढ़ी तो बड़ा चौंकाने वाला था। उसमें भाजपा नेता के हवाले से प्रिंट ने लिखा था, भाजपा नेता ने प्रिंट को बोला था कि ये चिंगारी का काम करेगा योगी और केसो के रिश्तों में, क्योंकि करवरिया में और केसो में कोई संबंध नहीं है और ये उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में केसव का दखल है, प्रभाव है, जहां पर राजनीति की उनकी जमीन है, मूल जमीन, वहीं पर करवरिया को खड़ा कर दिया। करवरिया का प्रभाव बहुत बड़ा है। करवरिया का प्रभाव प्रतापगढ़ में है, करवरिया का प्रभाव कौशाम्बी में है, प्रयागराज में है, फूलपुर में है, फतेहपुर में। 5 लोकसभा सीटें, 5 जिले, बहुत बड़ा इलाका है। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, इन 5 लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ फूलपुर भाजपा जीत पाई भाऊ, बाकी चारों हार गई है भाजपा। और फूलपुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं। बस इसके आगे बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन यहीं रोकते हैं, वो अलग कार्यक्रम के लिए। अब बताइए, ये करवरिया की रिहाई क्या माफिया के साथ नहीं खड़े हो गए योगी आदित्यनाथ? केसों को निपटाने के चक्कर में सियासी जंग सियासी तरीके से लड़ी जाती तो ठीक था, करवरिया के पीछे खड़ा होना तो बड़ा शर्मनाक है। आशीष, कई बार हम बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं नेताओं से। यदि हम उन नेताओं का अतीत देखें तो करवरिया को छोड़ना ये समाज के लिए बड़ी खबर होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई बड़ी खबर नहीं। योगी आदित्यनाथ की हिंदू वाहिनी क्या थी? क्या एक माफिया नुमा काम नहीं हो रहा था? यदि मैं ये कहूं कि गोरखपुर में यदि तिवारी जी का हत्या था तो उसके सामने मठ नहीं था। था। क्या मठ ने माफिया पैदा नहीं किए? क्या मठ ने पहले से लगातार माफियाओं का साथ नहीं लिया? क्या योगी आदित्यनाथ की पर्सनैलिटी में आपको माफिया नहीं झलकते दिखाई देता? यदि व्यक्तिगत रूप से बात करें तो कोई किसी ओहदे से बैठने से वो बड़ा नहीं होता। यदि उस ओहदे लायक, उस पोजीशन लायक कोई इंसान नहीं हो तो वो ओहदे का अपमान होता है। एक गरिमा होती है एक पद की। यदि मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ आदमी मां बहन की गालियां दे तो फिर मुख्यमंत्री पद की गरिमा नीचे हो जाती है, उस इंसान की गरिमा नहीं ऊपर उठती। देखिए, न्यूज लॉन्चर पे हमेशा हम विश्लेषण करते हैं, हम किसी का साइड नहीं लेते। कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि हम लगातार योगी आदित्यनाथ को प्रभावी कह रहे हैं। तो जो उदयभान अभी जेल से जो छोड़े गए हैं, जो जिनको अब बहुत अच्छा मतलब उनको सर्टिफिकेट दिया, बस भारत रत्न देने का रह गया है, वो भी दे दे और पद्म भूषण पद्मश्री भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने बहुत ग्लोरियस काम किया था, उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत काम किया था, उसके चक्कर में उनको जेल डाला गया था। अब वो बाहर आ गए हैं। तो उनको बाहर क्यों लाया गया है? बाहर इसीलिए लाया गया है कि अब केशव प्रसाद मौर्य नाम का व्यक्ति जो है वो नाक में पानी पहुंच गया है योगी महाराज के, और दिल्ली लगातार उसको समर्थन कर रही है। दिल्ली भी बहुत कॉशियस होकर काम कर रही है आशीष। एक मराठी में कहावत है, क्योंकि
मेरी मातृभाषा रही है तो कई बार वो कहावतें आते हैं, पाहुण्याच्या हाताने साप मारावा, मतलब घर में सांप निकल गया, घर वाले मेहमान को लट लेके आगे कर लेते हैं। सांप को मारा तो सांप मर जाएगा, और सांप ने काटा तो मेहमान मर जाएगा, घर वाले सेफ रहेंगे। तो दिल्ली इंतजार कर रही है योगी को निपटाने के लिए। मौर्य ने योगी को निपटाया तो ठीक है, हम उसके पीछे खड़े हैं, और मौर्य निपट गया तो चलो एक हेड वैसा भी खत्म हो गया, कोई दूसरा तैयार किया जाएगा। ये बात योगी भी जान रहे हैं, तो फिर योगी ने भी तय किया, क्योंकि ये 10 उपचुनाव, हमने इस 10 उपचुनाव पे एक बार ऑलरेडी एक वीडियो किया है। ये 10 चुनाव, उपचुनाव योगी के राजनीतिक भविष्य के लिए कितने महत्वपूर्ण है। और यदि 10 उपचुनाव में योगी मार खाते हैं तो फिर योगी जी को जाना तय है। इसलिए केंद्र भी अभी उपचुनाव की डेट नहीं अनाउंस कर रही है। मुझे लगता है कि क्या विधानसभा के चुनाव के साथ ही उपचुनाव होंगे, ये भी देखना है। तो उन उपचुनाव के लिए और अब केशव मौर्य को उसी के घर में घेरने के लिए उदय भान को छोड़ा गया, इससे पीछे कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि वो लगातार राजनीति, उदय भान और माफिया, ये उदय भान के साथ चलता है। उसको सजा भी हो गई, तो एक विधायक समाजवादी पार्टी का यादव, उसको मारने के लिए सजा हुई। उसकी एम्बिशन ये थी कि उनके पिता भी चुनाव लड़ते थे, उनके दादा भी चुनाव लड़ चुके हैं, उसके पिता भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी चुनाव लड़ चुका है, तो एम्बिशन भी उसकी है। वो यदि वहां से चुनाव का ऐलान करे उस सीट से, या बीजेपी उसको वहां पे सीट दे, तो वो मौर्य के लिए बहुत गलत होगा, क्योंकि मौर्य के घर में ही मौर्य का अंकुश पैदा हो रहा है, पैदा हुआ है, बस उधर से डेपुटेशन पे भेजा गया है, ट्रांसफर किया है। जाओ संभालो, अपना क्षेत्र संभालो। इस क्षेत्र में कुछ लोग नेता बने हैं, उनको घर बिठाओ। इस आदेश के साथ क्या त्रिपाठी जिनने कवित्री की थी, क्या उनको चाल चलन के लिए नहीं छोड़ा गया था? और उसका प्रॉफिट महाराज को मिला, जो महाराज इतराते हैं कि हम गोरखपुर और आसपास की सीटें बचा गए, हमने तो हमारा क्षेत्र देख लिया, प्रधानमंत्री अपना क्षेत्र क्यों नहीं देख पाए, बचा पाए? तो क्या इन माफियों के भरोसे ही आपने चुनाव लड़े थे? कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही घिनौनी मोड़ पे जाने वाली। अतीक अहमद को तो आपने मार दिया या मरवा दिया, जो भी है, ये तो उस समय बताएगा जजमेंट क्या आता है। लेकिन अतीक अहमद के बाप को आपने किया है, और इसके लिए दिल्ली को कुछ बोलने की अधिकार भी नहीं। वैसे दिल्ली के पास तो नैतिकता है ही नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आपस में भी नैतिकता की बातें करें तो नैतिकता नहीं है। क्या दिल्ली ने टेनी महाराज को खड़ा नहीं किया योगी को तकलीफ देने के लिए? टेनी महाराज का ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है समाज सेवी होने का? क्या चरण सिंह कुश्ती वाले वैसे आखाड़े की जगह ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्या लोगों को पता नहीं कि आखाड़े में कुश्ती खेलने वाला ये शख्स बेसिकली बेड़ में कुश्ती खेलने वाला है? उसको लगातार प्रोटेक्ट किया, अल्टीमेटली उसके जगह शर्मा शर्मी में, लेकिन टिकट उसके बेटे को दिया। क्या ये दिल्ली की माफियाओं के सामने और बाहुबलियों के सामने नतमस्तक होने की बात नहीं? यदि दिल्ली भी समय समय पे बाहुबलियों के पत्ते फेंकता आ रहा है, माफियाओं के पत्ते फेंकता आ रहा है, खूनी दरिंदों के पत्ते फेंकता आ रहा है, व्याभिचारियों के पत्ते फेंकता आ रहा है, तो एक पत्ता योगी ने भी फेंका, और ये कोई अच्छी बात नहीं है।
राजनीतिक माहौल के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या हम AK-47 के दिन वापस ला रहे हैं? क्या इस बार AK-47 की जगह AK-56 बोलेगी? क्योंकि मुझे याद है उस समय AK-47 का पहली बार यूज़ हुआ था और पूरा देश सन्न हो गया था। देसी कट्टे, देसी बम, चाकू, तलवारें ये तो सुना था माफियाओं के हाथ में। लेकिन जब AK-47 माफियाओं के हाथ में आ गई, उसके बाद तो AK-47 का बहुत चलन रहा। तो माफियाओं का हथियारों का प्रोक्योरमेंट या हथियार अपने लिए व्यवस्था करना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला गया था। क्योंकि AK-47 ऐसी कोई भारत के आर्मी से चोरी होके नहीं आई थी। वो बाहर से स्मगल्ड होके आई थी। तो क्या हम इसी को राम राज्य कहते हैं क्या? ये सवाल है भाजपा को। और खेल गजब है इसमें। आपने बड़ा अच्छा वो जो कनेक्ट किया उसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। आपने कहा उपचुनाव है, उपचुनाव की वजह से फूलपुर में भी उपचुनाव है। और ब्राह्मणों में आजकल होता नहीं, हम लोग के यहाँ एक कल्चर हो गया कि जो माफिया है वही शिरोमणि हो जाता है। तो माफिया शिरोमणि हो गए ब्राह्मणों में। ये फूलपुर क्षेत्र है, इनका प्रभाव का क्षेत्र है। अगर ये ज्यादा प्रभावी होंगे तो ऑटोमेटिक केशव मौर्य का प्रभाव घटेगा। इतना ही नहीं, फूलपुर से आगे चलते हैं, एक और सीट पर उपचुनाव है। ये बड़ा अच्छा आपने कनेक्ट किया, इससे सारा खेल ही खुल रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि उदय भान को टिकट ही दे दिया तो क्या करोगे? हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और नहीं, एक और गजब का कानूनन ठीक है वो। और विधायक उदय भान जैसा विधायक यदि खड़ा हो जाए बाहुबली, केशव मौर्य कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सही बात। दिल्ली के तख्त के नीचे, दिल्ली के तख्त के पीछे जगह नहीं छुपने की। दिल्ली का तख्त दीवार में घुसा हुआ है और दीवार सट के और जमीन पे सट के है। तो दिल्ली के तख्त के जमीन के नीचे भी जगह नहीं है और पीछे भी जगह नहीं है। पीछे भी जगह, ठीक है, तो आप क्या करोगे? दिल्ली तो हाथ उठा लेगी। योगी बाबा ने पिछली बार तो मौर्य को निपटा ही दिया चुनाव में। लेकिन दिल्ली ने इतना साथ दिया कि चलो आपको फिर भी मंत्री बनाया गया। लेकिन इस बार आपके क्षेत्र में एक तगड़ा विधायक बाहुबली, जिसके नाम से पूरा प्रदेश थर्राता हो, वो आके खड़ा हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? आपके समर्थक क्या कहेंगे? वहां तो सिर्फ तेली महाराज ने किसानों के, उनके बेटे ने किसानों को थार गाड़ी के नीचे रूंगा था। यहाँ तो AK-56 बोलेगी। ये आपने तो AK-47 वाली जो बात कही, ये तो वाकई ये अतीक ने, ये प्रयागराज इलाहाबाद दो गजब के कांड का साक्षी रहा। अतीक तो भाई नहीं, उसका भाई, और वो अतीक ने जो है राजूपाल को, विधायक को मारा था। तो अतीक तो चला गया, लेकिन उससे पहले अतीक से 6 साल, अतीक ने जब घटना की उससे 6 साल पहले इन्होंने विधायक को निपटा दिया था। खैर, एक और जब उपचुनाव वाला आपने कनेक्ट किया, तो ये पूरा ये क्या माफियाओं के सारे उपचुनाव लड़ा जाएगा? हम आते हैं मिल्कीपुर से विधायक थे ये एक बहुत बहुत ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, भाई कहीं है नहीं, एड ऑन इसमें करते हैं। मिल्कीपुर जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, अवधेश पासी, जो अयोध्या से जीत के आए, ये मिल्कीपुर से विधायक थे। खाली हो गई सीट, उपचुनाव उस पर भी होना है। उस उपचुनाव के लिए खबर है, स्थानीय स्तर से इनपुट्स हैं कि खब्बू तिवारी जो पूर्व विधायक हैं और बाहुबली हैं, वो भी इस समय योगी आदित्यनाथ के प्रिय लोगों में शामिल हो रहे हैं। और इनके बारे में खाली 2 लाइन में बता दूं, अभय सिंह, जो माफिया अभय सिंह और माफिया खब्बू तिवारी, इन दोनों में उस एरिया में बड़ी प्रतिद्वंदिता रही है। यहाँ तक कि खब्बू तिवारी की पत्नी इस बार चुनाव मैदान में थी, गोसाईगंज इन लोग का क्षेत्र है। खब्बू तिवारी की पत्नी को भाजपा ने हरवाया, उनके खिलाफ चुनाव लड़के, मैं उनकी पत्नी को हरवाया, खब्बू तिवारी को की पत्नी को भाजपा ने, वहां से लोग कहते हैं कि भाजपा नहीं निपटाया। और अभय सिंह की बात करें तो अभय सिंह ने अभी राज्यसभा के चुनाव में भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, लेकिन 70,000 के आसपास मिल्कीपुर में बताए जाते हैं कि ब्राह्मण है। अब खब्बू तिवारी मिल्कीपुर में काम आएंगे अवधेश पासी वाला जवाब देने के लिए।
तो मुझे तो लगता है आशीष जी कि अभी 1 महीने बाद यदि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विश्लेषण करना होगा, तो मुझे नेताओं का नहीं, राजकीय दलों का नहीं, मुझे माफियाओं के इतिहास में उतरना होगा और एक-एक माफिया का रूट ढूँढना होगा। क्योंकि आने वाले समय में माफिया ही माफिया रूल करते हुए दिखाई देते हैं। और वर्तमान में तो मैंने कहा, मैं कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री क्या है? तो इसको भी मैंने स्टार्टिंग में ओपनिंग में ही कहा कि तिवारी के सामने मठ ही खड़ा था। और जो माफिया पूर्वांचल में जो युद्ध हुए माफिया के, हरिशंकर तिवारी वर्सेस रेस्ट, वो सारी पैदाइश किसकी थी? मठ की ही थी। और आप माफिया पैदा करते-करते आप खुद ही माफिया जैसे हो गए। आपका व्यवहार ही माफिया जैसा है। जैसे किसी माफिया में वो जो डॉन होता है, उसके सामने कोई बोलता नहीं। वहाँ सिर्फ आदेश लेना होता है। वहाँ कोई ऊँची आवाज में बोलता है तो उसको ठिकाने लगा दिया जाता है। उसके किए हुए डिसीजन को कोई आवाज नहीं कर सकता। ये अंडरवर्ल्ड की एक खासियत है। वहाँ कोई यदि डॉन को बताने गया बाहुबली को कि अपन गलत कर रहे हैं, तो बोले इसको निपटाओ, बाहर का आदमी है, डराने के लिए बैठा है क्या यहाँ पे? इसी स्टाइल में क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चल रही है पिछले 10 साल से? मतलब 5 साल हुआ और अभी ये साल। यदि लोगों में आज कहीं न कहीं दर्द है, विधायकों में दर्द है, ठीक है, अभी वो बोल रहे हैं, दिल्ली के कहने पे बोल रहे हैं, लेकिन गलत बात भी तो नहीं बोल रहे आशीष। ये बात भी तो देखिए आप। क्या वहाँ पे सिर्फ आधिकारिक राज नहीं कर रहे? क्या बाबुओं का राज नहीं चल रहा है? क्या भ्रष्टाचार चरम पे नहीं है? क्या यूपी की जनता बाप-बाप नहीं कर रही है? और इसी की परिणति आपको लोकसभा चुनाव के नतीजों में दिखी। लेकिन यदि आप इस बात को मानने को तैयार नहीं, क्या योगी आदित्यनाथ की जीत पिछले चुनाव की 2022 की योगी आदित्यनाथ की थी कि ममता या क्या मायावती बहन मायावती को घर बिठाने की वजह से हुई थी? अब मेरे पास डाटा है, 152 सीट्स ऐसी है जहाँ बीजेपी मात्र इसलिए जीती क्योंकि वहाँ बहन जी को चुप करवाया गया था। बहन जी की मदद ली गई थी। लेकिन अब बहन जी का कार्ड भी नहीं चलता, लोकसभा में दिख गया है। तो अब सीधा-सीधा डराने-धमकाने की बात हो गई है। जो फ़िल्मों में दिखाते थे कि कैसा बूथ कैप्चरिंग होता है और कैसे दादा लोग आते हैं और कैसे वोट डलवाते हैं, क्या वो स्थिति होगी? क्या माफिया भी जाति-पाति में बँटने लगा? मुझे याद है कि जब बाल ठाकरे ने एक बार कहा था मुंबई में, यदि तुम लोगों के पास दाऊद है तो मेरे पास अरुण गौड़ी है। तो दाऊद के वहाँ से और कई बाकी जो माफिया थे, उन्होंने कई लोगों ने अखबारों में स्टेटमेंट दिलवाया था कि बाल ठाकरे हमारे लिए भी वंदनीय है, लेकिन प्लीज़ इसमें हिंदू-मुसलमान मत करिए। ये हमारा अंडरवर्ल्ड में धर्म और जाति मत लेके आइए। ये खराब हो जाएगा। मतलब उन अंडरवर्ल्ड डॉन जो सबसे घिनौने मानते हैं हम, उनको भी हिंदू-मुसलमान नहीं करना चाहिए था, ये कहते हैं वो। क्योंकि उनके भी गैंग में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पारसी भी थे। लेकिन आप जातीयवाद और मतलब ब्राह्मण माफिया, ठाकुर माफिया, ओबीसी माफिया, दलित माफिया, तो फिर क्या ये आप बिहार जैसी रणवीर सेना, फला सेना खड़ा कर रहे हो क्या? तो आने वाला भविष्य यही है क्या? कि रामलला की स्थापना यदि हो गई है मंदिर में और राम राज्य स्थापन हो गया, तो मेरे राम बंदिस्त हो गए मंदिर में और रावण खुलेआम घूम रहे यूपी में। जिसको आपने अच्छे चाल-चलन के लिए छोड़ा वो कौन था? रावण ही तो था। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें न्यायपालिका ने इंटरवेन करना चाहिए आशीष। यदि इस समाज को रक्त-रंजित होने से और आने वाले समय में यदि यूपी में खून नहीं बहे, गंगा लाल न हो, यदि इसकी कोई ज़िम्मेदारी समझती है तो न्यायपालिका ने और मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, कि कंबाइन आंध्र प्रदेश में सुशील कुमार शिंदे, जो बाद में गृह मंत्री बने देश के,
गृह मंत्री बनने के पहले वो राज्यपाल थे आंध्र प्रदेश में, और उन्होंने एक ऐसे ही कांग्रेस नेता को किसी विपक्ष की नेता के मामले में जो सजा दी थी, वो अच्छे चाल चलन के नाम से जेल से छोड़ दिया था। लेकिन आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने तुरंत इसका सुओ मोटो वो लेते हुए रिट पिटीशन फाइल करवाई पब्लिक लिटिगेशन में, और निर्णय दिया कि फिर न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है, क्योंकि ये राजनीतिक हुई है और करने वाला एक पार्टी से जुड़ा हुआ इंसान था, और यदि ये बाद में उस पार्टी का शासन आने पे अच्छे चाल चलन के नाम से निकल जाता है, तो ये न्यायपालिका के साथ अन्याय है। इसको गवर्नर के ऑर्डर को हम स्टे देते हैं, और उसे वापस जेल जाना पड़ा। ऐसा अब न्यायपालिका को सुओ मोटो इसका संज्ञान लेना होगा, नहीं तो मनी त्रिपाठी कभी निकलेंगे, कभी उदय भान निकलेंगे, कभी कोई निकलेगा, कहीं भी कोई निकलेगा। जो सत्ता में आएगा अपने समर्थन करने वाले माफिया को अच्छे चाल चलन पे निकाल दिया जाए, बाहर निकलेगा। तो कई आपका वो आएगा बाबा राम रहीम चुनाव के लिए। मैंने कहा ना कि एक समय था आशीष जी, हम जब हम रिपोर्टिंग करते थे, नए जो जर्नलिज्म में आए थे, तब हमने देखा कि नेताओं के दरबार में ये माफिया दरबारी हुआ करते थे। अब उल्टा हो गया, माफिया दरबार लगाने लगे और नेता दरबारी हो गए। उदय भान के दरबार में अब योगी दरबारी बनेंगे और गुहार लगाएंगे, मदद मेरे मौला मदद, केशव मौर्य के खिलाफ मदद, और वो मदद देंगे। क्योंकि जब माफिया आपकी मजबूरी बनने लगता है तो ये आपकी कमजोरी है, और एक कमजोर व्यक्ति को उत्तर प्रदेश जैसे सूबे पे मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अधिकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी नहीं है। यदि टेनी महाराज और ब्रिजभूषण शरण सिंह आपकी मजबूरी है, अजित पवार जैसे भ्रष्ट आपकी मजबूरी है, राणे जैसे भ्रष्ट आपकी मजबूरी है, तो फिर आपको राजनीति में करने रहने का अधिकार नहीं। बाहुबली और भ्रष्टों के अधिकार तो नहीं है, लेकिन कई बार कहते हमको लगता है कि लोग कहेंगे कि अरे आप लोगों को कहते हो कि आप ही कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हो, वानखड़ी जी अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हो। जिनके पास नैतिकता नाम के शब्द का अर्थ जिसको पता नहीं है, नैतिकता 2014 के बाद इस देश के राजनीति में लॉकर में बंद है। समय आ गया है समाज को कि अब नैतिकता को जेल से छुड़वाए। हमें उदयबान की जरूरत नहीं, हमें नैतिकता की जरूरत है। नैतिकता के अच्छे आचरण को देखते नैतिकता और अच्छे आचरण, नैतिकता, प्रामाणिक परंपराएं, लोकतंत्र के सही मायने, ये जेल में बंद है, इनको छुड़वाने की जरूरत है। और इनको छुड़वाने के लिए ना योगी काम आएगा, ना कोई अधिकारी का सर्टिफिकेट काम आएगा। इसमें काम मात्र एक सामान्य इंसान ही कर सकता है, उत्तर प्रदेश का एक मतदाता कर सकता है, जब उसको 30 सेकंड मिलते हैं बटन दबाने के लिए। ये जरूरी है, नहीं तो ये अमृतकाल निर्लज्जता का आप कहते हैं, बेशरमपना का आप कहते हैं, ये क्या माफिया को अमृतकाल माना जाएगा? जो अभी जो हुआ है ये सजा याफ्ता है, तो कल क्या आसाराम बापू भी छूटेंगे अच्छे चाल चलन पे? क्योंकि वो कुछ वोट बैंक वोट दे सकते हैं, राम रहीम कुछ वोट दे सकता है, चौटाला की पार्टी बीजेपी के साथ होती, तुरंत उसको जेल से पैरोल मिलता है लंबा। ये क्या है? सत्ता में रहने के लिए कैसा आदान प्रदान है? और न्यायपालिका क्या कर रही है? न्यायपालिका मात्र अपना दायित्व पूरा इस बात को नहीं समझ सकती कि एक केस हमारे सामने आया है और हमने सजा दी। यदि वो आरोपी है, उसकी जगह जेल में है, तो बाहर क्यों? कितना भी अच्छा चाल चलन चले, क्या गुजरात में व्यभिचार करने वाले लोग
छूटने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने केस नहीं ओपन करवाया। एक गर्भवती महिला के सामने उसकी छोटी बच्ची को पटक पटक के जमीन पे मारना और उसके घर वाले 8 लोगों की आंखों के सामने करना और उसके बाद उसके साथ सामूहिक व्यभिचार करना, ये अत्यंत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घिनौने क्राइम में आता है और वो लोग जेल से छोड़े जाते हैं अच्छे चाल चलन के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने सुशील कुमार शिंदे के लिए हुए निर्णय पे संज्ञान लिया। तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का जमीर जगेगा? माफ कीजिए, जमीर शब्द उपयोग कर रहा हूं मैं और मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं। अशोक वानखेड़े अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कहता है, क्योंकि जब तक मेरे न्यायपालिका का जमीर नहीं जगेगा तब तक मुझे सही न्याय की अभिलाषा बनी रहेगी। सही न्याय ये नहीं कि आपने सजा दे दी और आप मुक्त हो गए। मुझे लगता है न्यायपालिका को यह भी देखना होगा जो सजा आपने दी वो सजा पूर्ण रूप से भोगी जाती या नहीं। ये इसलिए नहीं हुई कि आत्मरक्षा के लिए किसी ने हत्या की। यह इसलिए नहीं हुई कि किसी ने किसी के बहन को छेड़ा और उसने गुस्से में आके छेड़ने वाले को मारा तो हत्या हो गई। वह चाल चलन की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन AK-47 जैसे आधुनिक शस्त्र का उपयोग कर एक विधायक की एक पॉलिटिकल किलिंग यदि होती है तो वो अच्छा चाल चलन के नाम से बाहर नहीं आ सकता। किसी कवयित्री का शारीरिक शोषण करके लगातार शारीरिक शोषण करने के बाद उसने यदि अपनी इज्जत मांगी, अपनी इज्जत के लिए गुहार लगाई तो उसकी हत्या करने वाला अच्छा चाल चलन का आदमी हो ही नहीं सकता। वो पश्चाताप वाला नहीं था क्योंकि वो विधायक था, वो एक बाहुबली था। उसको इस देश के संविधान और कानून के ऊपर अपने आप को समझता था, इसलिए अपने कानून के हिसाब से उसने उसको सजाए मौत दी, उस कवयित्री को, और मार डाला। एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था, उदयभान एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है, मठ एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था। यदि तिवारी का हक पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था तो कोई दूध का धुला नहीं है। ऐसे में न्यायपालिका को इसका लेना होगा, नहीं तो समाज में होने वाले फिर से की रहेगी, फिर आप मुकदमा चलाइए, फिर सजा दीजिए। कई नाम इस चर्चा में आ गए और वाकई ये गंभीर और खासकर उत्तर प्रदेश में जैसे दावे किए जाते हैं, उदयभान करवलिया, खब्बू तिवारी, अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि उनकी पत्नी जिनकी चर्चा हुई, जितना वक्त आधिकारिक रूप से सजा का दर्ज है उसमें 80% से ज्यादा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बीता है। दरबार लगाते हुए पूरे दरबार के साथ गुजरा है, फिर भी दरबार लगा करके और जेल फिर भी माफी हो गई। ब्रजेश सिंह इस देश के सबसे बड़े इनामी अपराधियों में से डॉन ब्रजेश सिंह आजाद घूम रहे हैं। चुनाव में बनारस में भी लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे और MLC पत्नी MLC है भाजपा के मदद से, भाजपा की मदद से। अभी एक को जेल से जमानत दिलवाई गई अभी इस लोकसभा चुनाव के टाइम पे। हाँ, इनकी पत्नी BSP से लड़ रही थी और वापस करवा दिया था। धनंजय सिंह उसके बाद धनंजय सिंह ने चुनाव प्रचार किया भाजपा के लिए, कैंपेन किया है भाजपा के लिए तमाम ठाकुर बाहुल्य क्षेत्रों में। खैर, ये फहरिस्त बड़ी लंबी है और ये संकेत बड़े खतरनाक हैं। भाऊ ने न्यायपालिका पर कहा कि जमीर जग जाए। अगली रिपोर्ट कल सुबह भाऊ की बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट न्यायपालिका पर आएगी, जो न्यायपालिका का जमीर आप तक खोल के रख देगी। न्यायपालिका को बुरा लगे अच्छा लगे, न्यायपालिका में चल क्या रहा है, न्यायपालिका किस मामले पर गंभीर है, आप भी जानेंगे, चौंक जाएंगे। न्यायपालिका है गंभीर, लेकिन किसी और मामले पर गंभीर है। उसके उदाहरण कई सारे आ चुके हैं, लेकिन जो सबसे ताजा उदाहरण है उसके साथ कल सुबह एक रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी हमें इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।